आप सुन रहे हैं कहानी इतना करो न मुझे प्यार, जिसे लिखा है मुस्कान हुडा ने और आवाज दी है नाज शेख ने। इतना करो न मुझे प्यार, भाग 1। महादेव की नगरी बनारस में सुबह 4 बजे शिव के मंदिर में किसी की पदचाप और मीठी आवाज जैसे सभी के कानों में घुल रही थी। शायद इसी लड़की की वजह से पूरा बनारस उठता है। पूरे मंदिर में घुंघरू की आवाज फैली हुई थी। उस लड़की ने सफेद सूट पहना हुआ था, गोरा रंग, कुछ पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर झलक रही थीं। उसके लंबे केश उसकी ढीली चोटी से निकलकर उसकी कमर पर बिखर रहे थे। इस सब से बेखबर वो अपने हाथ जोड़े शिव तांडव कर रही थी। अपना नृत्य खत्म करने के बाद वो महा आरती करती है और पंडित जी के पैर छूकर बाहर आ जाती है। तभी उसको वहाँ एक महागुरु मिल जाते हैं। वो लड़की अपने सिर पर पल्लू ढककर उनके पैर छू लेती है। महागुरु उसको आशीर्वाद देते हैं। सदा सुहागन रहो पुत्री। वो लड़की मुस्कुरा देती है। महागुरु उसको कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे कंठ में साक्षात देवी सरस्वती का वास है, पर तुम तो खुद एक देवी हो और अपने स्वामी को फिर से जीना सिखाओगी। उसकी आवाज भी तुम्हारी तरह शीतल और पावन है, पर वो गुस्से में उबलते ज्वाला जैसा है और तुम एकदम गंगा मैया जैसी शीतल। वो आग है तो तुम पानी। तुम उसका गुस्सा शांत करोगी, जल्दी ही तुम्हारी मुलाकात होगी। ये कहकर महागुरु चले जाते हैं। वो लड़की अपने में ही खोई हुई आगे बढ़ने लगती है। वो बाहर जाकर नदी के तट पर बैठ जाती है और महागुरु की बातों के बारे में सोचने लगती है। तभी उसको कोई पीछे से आवाज देता है, आध्या। आध्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी ही हम उम्र लड़की वहाँ चली आती है। उस लड़की को देखकर आध्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो लड़की आकर आध्या के बगल में बैठ जाती है। उसने अपने कंधों पर एक शॉल डाला हुआ था। सुबह सुबह की हल्की हल्की ठंड थी। उसे देख आध्या बोली, तो आज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई वंशिका? मैं उठाती हूँ तब तो नहीं उठती है। वंशिका उसकी बात सुनकर कहती है, तू बोलती रहती है ना, सुबह सुबह कितना सुकून मिलता है घाट पर बैठकर, तो उसी सुकून की तलाश में आई हूँ। आध्या कहती है, हाँ तो हर रोज आया करना। तेरा तो पता नहीं, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ। ये कहकर वो घाट की तरफ देखने लग जाती है। वंशिका भी उसको चुपचाप बैठा देखकर खुद भी आराम से बैठ जाती है और घाट के नीले पानी को देखने लगती है। पास में ही मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, जो पूरे वातावरण में अपनी प्यारी आवाज से गूंज रही थी। कुछ देर वहां बैठने के बाद आध्या और वंशिका दोनों अपने अपने घर चली गईं। वहीं हरिद्वार की सर्द सुबह में एक लड़का सुबह सुबह गंगा मैया के ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उस लड़के के पत्थर से शरीर पर ठंडे पानी का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसकी जिमिंग बॉडी साफ दिख रही थी। उसकी पीठ पर बड़ा सा महाकाल का टैटू बना हुआ था। उसके सीने पर कोई भी वस्त्र नहीं था। गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। वो गंगा में स्नान करके मंदिर में आया और पुजारी जी ने उसको आरती का थाल पकड़ा दिया। वो सुबह की आरती उस लड़के के हाथों ही होती थी। उस लड़के ने आरती की थाल पकड़ी और शिव तांडव को बोलना शुरू कर दिया। मंदिर में माइक लगे हुए थे तो उस लड़के की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। अंत में वो मंदिर में दान करके बाहर आ गया। एक लड़के ने गाड़ी का गेट खोला। वो लड़का चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो एक घर के सामने थे। घर देखने में बहुत खूबसूरत लग्जरी था वो, जो करीब 10 एकड़ में बना हुआ था। वो लड़का कुछ देर में तैयार होकर किचन में आता है, जहाँ करीब 47-48 साल की औरत वहाँ पर खाना लगा रही थी। वो जाकर उनके पैर छू लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम, हर हर महादेव। वो औरत उस लड़के के गालों को छूते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चा, हर हर महादेव। आओ रिशु, खाना लग गया है, खाना खा लो। वो खाना खाने बैठ जाता है। एक एक करके सब लोग खाने के लिए आने लगते हैं। रिशु यानी कि ऋषभ, हमारा हीरो, जिसका पूरे हरिद्वार में राज चलता है। अच्छों के लिए अच्छा,
लेकिन बुरों के लिए वो बहुत बुरा है और भगवान शिव की तरह तीसरी आंख खोलने में जरा भी नहीं हिचकता है। और ये औरत और कोई नहीं, ऋषभ की मॉम है, देविका जी हैं। स्वभाव से एकदम नरम, भले ही अमीर हैं पर कभी घमंड नहीं किया। ये स्वभाव ऋषभ को उनकी मॉम से ही मिला है। तब एक करीब 50 साल का आदमी आता है। वो आते ही बैठ जाता है। ये हैं वेद जी, जो कि ऋषभ के पापा हैं। ये स्वभाव से मजाकिया हैं, पर हमारे ऋषभ एकदम उलट हैं। वो आते ही ऋषभ से कहते हैं, गुड मॉर्निंग सन। तुम्हारी वजह से हमें भी जल्दी उठना पड़ता है। मुझे तो लगता है तू कभी सोता ही नहीं है। उनकी बात सुनकर ऋषभ उनको घूरने लगता है। वेद जी अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन झुका लेते हैं और खाना खाने लगते हैं। देविका जी और ऋषभ मुस्कुराने लगते हैं। ऋषभ खाना खाकर सीधे ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर बनारस में आध्या मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर आ जाती है। उसका भी घर बेहद बड़ा था। पूरे घर का इंटीरियर आध्या की चॉइस का ही था। उसको ग्रीनरी से बहुत प्यार था, तो उसके घर के चारों ओर बगीचा बना हुआ था। पूरा घर वाइट कलर का था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके दादू थे। एक एक्सीडेंट में उसके पापा मम्मा मर चुके थे। तब से आध्या की परवरिश उसके दादू ने की थी। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और वो बनारस में एक कॉलेज की प्रोफेसर थी। वो अंदर आती है और अपने दादू के गले लग जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दादू, आज आप इतना जल्दी उठ गए? अभी तो 6 ही बजे हैं। दादू कहते हैं, हाँ मेरा बच्चा, आज मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनी हुई चाय पिलाऊं। आध्या जल्दी से बोलती है, हाँ दादू, मुझे जल्दी दो, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। दादू उसको कप में चाय डालकर देते हैं और कुछ बिस्किट्स दे देते हैं। आध्या जल्दी जल्दी चाय पीने लगती है। उसको खुश देखकर दादू खुश हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा। मुझे इसको शादी के लिए हाँ करवाना ही पड़ेगा। आज जब कॉलेज से आएगी तब बात करूंगा इस बारे में। चाय पीने के बाद आध्या तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद आध्या नाश्ता कर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं उसके दादू किसी को फोन करते हैं और आध्या के रिश्ते की बात करते हैं। सामने की आवाज सुनकर वो खुश हो जाते हैं। फिर रामू से कहते हैं, रामू, हमारी बिटिया का रिश्ता रॉयल फैमिली से आया है। उन्होंने हमारी बिटिया को पसंद कर लिया है। बहुत जल्दी ही वो यहाँ से विदा होकर अपने घर चली जाएगी। रामू काका और सुधा जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं, मालिक, आध्या बिटिया के बिना मन तो नहीं लगेगा, पर आज नहीं तो कल उनका ब्याह होना ही है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में ऋषभ की कार अपने ऑफिस के बाहर रुकती है। वो कोई 20 मंजिला बिल्डिंग थी। सामने की सीट से उतरकर वो लड़का गाड़ी का गेट खोलता है। ऋषभ अंदर घुस जाता है। उसके पीछे वो लड़का भी अंदर आ जाता है। ये कंपनी और बिजनेस ऋषभ के पूर्वजों की देन है। उसका परिवार एक रॉयल खानदान था। आज भी लोग इनकी इतनी ही इज्जत करते हैं जैसे पहले करते थे। इनकी इजाजत के बिना हरिद्वार का पत्ता भी नहीं हिलता। अब ये हरिद्वार के महाराज का ताज ऋषभ के सिर पर है। ऋषभ चलते चलते उससे पूछता है, अंश, किसी पीए का इंतजाम हुआ क्या? पूरे इंडिया में कोई ऐसा पीए नहीं है जो मेरा सारा काम संभाल ले। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पीए की सैलरी कम है तो 20,000 और बढ़ा दो। और तुम्हारे पास 15 दिन का वक्त है। अच्छी से अच्छी या अच्छे से अच्छे पीए का मेरे लिए अरेंजमेंट हो जाना चाहिए, जो हर वक्त मेरे पास रहे। अंश कहता है, ओके सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऋषभ के पांव अंश की बात सुनते ही रुक जाते हैं। वो अंश की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। और हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आज से 16वें दिन अगर पीए का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अंश चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तभी ऋषभ की तेज आवाज उसको सुनाई देती है। वो ऋषभ की तरफ देखता है, जो कि बेसमेंट में खाली बेंच को घूर रहा था। अंश को इस तरह बेंच को घूरता पाकर वो खुद से कहता है,
इसकी भी गई नौकरी। कौन है ये, पता नहीं। ये कहकर वो चुप हो जाता है। ऋषभ गुस्से में कहता है, ये जो भी है उसको बोल देना, आज से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलकर वो चला जाता है। अंश भी उसके पीछे चला जाता है। ऋषभ बेहद गुस्से में था। वो अपने केबिन के इधर उधर चक्कर काटने लग जाता है। तभी उसके केबिन का गेट खुला। ऋषभ बोला, कम इन। उसने देखा एक लड़की आ रही थी। वो अपने केबिन में चक्कर काटना बंद कर देता है, पर उस लड़की की तरफ पीठ कर लेता है। वो लड़की अपनी सफाई में कहती है, सर आज लेट हो गया, आगे से कभी लेट नहीं होगा। आज ट्रैफिक ज्यादा था, वरना कभी लेट नहीं हुआ। ऋषभ बिना मुड़े कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम थी। तुम क्यों नहीं आई या क्यों टाइम पर नहीं पहुंची, मुझे अपने काम से मतलब है, तुम्हारे फालतू बहानों से नहीं। वो लड़की ऋषभ के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, आई एम सॉरी सर, अब इतनी भी क्या नाराजगी, 5 मिनट ही तो लेट हुआ है। उसकी बात सुनकर ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस लड़की का हाथ झटक देता है। वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। ऋषभ गुस्से में चिल्लाता है, वंश, वंश। वंश भागता हुआ आता है और कहता है, क्या हुआ सर? ऋषभ की आवाज से सारे ऑफिस वाले उसके केबिन के बाहर खड़े हो जाते हैं। ऋषभ गुस्से में उबलता हुआ कहता है, इस लड़की को अभी के अभी बाहर निकालो। मुझे ऐसे एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है। और हाँ, सबको बोल दो, किसी ने भी मुझे टच करने की कोशिश की, उसका यही हाल होगा। वंश उस लड़की की उठने में हेल्प करता है और उसको बाहर भेज देता है। ऋषभ सारे इकट्ठे हुए एम्प्लॉइज को देखते हुए कहता है, यहाँ तुम काम करने का पैसा लेते हो, कोई नाटक देखने का नहीं। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी चले जाते हैं। ऋषभ वंश से कहता है, मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूं, जब तक ये ऑफिस सैनिटाइज कर देना। और फौरन वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही वंश कहता है, इनका गुस्सा तो भगवान शिव का दूसरा रूप है। जैसे पार्वती जी ही शिव का गुस्सा कम कर देती थीं, पता नहीं वैसे ही सर की पार्वती जी कहाँ हैं। ऋषभ अपने केबिन में आता है तो सामने सुमीर काका मिल जाते हैं, जो कि बरसों से उनके ऑफिस की देखभाल कर रहे थे। वो ऋषभ से कहते हैं, सर, घर से आपके लिए कुछ आया है, मैंने उसको आपकी टेबल पर रख दिया है, आप देख लेना। ऋषभ कहता है, ठीक है सुमीर काका, आप चिंता मत कीजिए। वो अंदर जाता है और देखता है उसकी टेबल पर व्हाइट कलर का एक लिफाफा रखा हुआ था। वो खोलकर देखता है तो उसमें किसी लड़की की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर ऋषभ का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आखिर किसकी तस्वीर थी उस लिफाफे में, जिसे देखकर ऋषभ का दिल धड़क उठा था? आखिर क्या लिखा है ऋषभ और आध्या की जिंदगी में, और क्या होगा इन दोनों के सफर में? जानने के लिए सुनिए एक अनोखी प्रेम कहानी, इतना करो न मुझे प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। ऋषभ ने वो लिफाफा उठा लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें एक सुंदर सी लड़की की फोटो थी। उस फोटो को देखकर ऋषभ का दिल जोरों से धड़कने लगा। गोरा रंग, सिंपल सा सूट, उसमें भी वो गजब ढा रही थी। खिलखिलाते हुए गुलाबी होंठ। ऋषभ की नजरें उस लड़की के होठों पर गिर गईं। उसकी सांसें सूखने लगी। उसने फोटो को उल्टा करके अपनी टेबल पर रख दिया और पानी उठाकर एक सांस में पी गया। वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने के लिए अपनी चेयर पर बैठ गया। आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। न जाने कितनी ही खूबसूरत लड़कियां उसके पास आईं और गईं, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। पर इस फोटो वाली लड़की ने तो बिना ऋषभ के सामने आए उसकी धड़कनों को बढ़ा दिया था। जब वो इसके सामने आएगी तो पता नहीं क्या होगा ऋषभ का। तब तो शायद ऋषभ को हार्ट अटैक ही आ जाना है। कुछ ही देर में ऋषभ ने खुद को नॉर्मल कर लिया और अपना काम करने लगा। उसके बाद उसने उस फोटो को दोबारा नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ बनारस में आध्या अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी।
उसने अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी एंट्री करके लेक्चर देने के लिए चली गई। क्लास खत्म होने में अभी 5 मिनट थे। अंदर अभय सर लेक्चर ले रहे थे तो आध्या बाहर खड़ी होकर क्लास खत्म होने का वेट करने लगी। तभी बेल बज गई तो अभय सर बाहर आ गए। वो जानबूझकर आध्या से टकरा गए, जिससे आध्या के हाथ की किताबें नीचे गिर गईं। तो अभय सर सॉरी बोलते बोलते किताब उठाने लगे। फिर किताब उठाकर आध्या को पकड़ा दी और गंदे तरीके से आध्या के हाथ को छूने लगे। तभी आध्या ने अपने हाथ खींच लिए और बोली, सर क्लास के लिए लेट हो रहा है, क्या आप सामने से हटेंगे? तो अभय नकली हंसी हंसते हुए बोला, क्यों नहीं मैडम। उसने आध्या को जाने के लिए रास्ता दे दिया, पर सामने से हटा नहीं। आध्या भी उसके बिल्कुल करीब से निकल गई, उसको बिना टच किए। आध्या पढ़ाने लगती है और अभय वहीं खड़ा होकर आध्या के शरीर को निहारने लगता है और आध्या के हाथों की छुअन को अपने हाथों से चूमने लगता है। वो आध्या को देखते हुए कहता है, बस कुछ दिन और आध्या, फिर तुम मेरी बाहों में होगी और मैं जीभ भर के तुम्हारे रसीले गुलाबी होठों का रस पीऊंगा। कब से बेचैन है मेरा दिल तुम्हें अपना बनाने के लिए। फिर वो आध्या को घूरता हुआ वहां से चला जाता है। आध्या ने अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और अपने घर के लिए निकल गई। उसके पीछे से अभय भी अपनी बाइक से आ रहा था। जैसे ही आध्या अपने घर के बाहर पहुंची तो अभय ने अपनी बाइक घुमा ली। आध्या अपने कमरे में चली गई। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। उसको पता था उसके दादू इस वक्त आश्रम में छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं और मस्ती करते हैं। आध्या ने अपने कपड़े चेंज किए और अपने लिए पोहा और चाय बना ली और उसको ट्रे में रखकर अपने कमरे में ले आई। वो बाहर का नजारा देखते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगी। उसका दिमाग अभी भी उन महागुरु की बातों में उलझा हुआ था। वो सोच रही थी कि क्या उसके जैसा भी कोई है शिव का भक्त जो हर रोज 4 बजे उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। वो अभी से उस इंसान की तरफ खींची चली जा रही थी। उसको अपने शिव पर पूरा भरोसा था कि उसका शिव उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। उसके फ्यूचर के लिए शिव ने जो सोचा होगा वो सही ही होगा। वो चाय पीकर अपने नोट्स बनाने लगती है। ऐसे ही 5:30 बज जाते हैं तो वो नहाकर मंदिर की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि शाम की 6 बजे की आरती भी वो ही करती थी। वो मंदिर में पहुंच जाती है। पुजारी जी भी उसकी ही राह देख रहे थे। देखे भी क्यों ना, आध्या वहां सबकी प्रिय थी। वो अपनी आरती पूरी करके आरती की थाल पुजारी जी को दे देती है। तो पुजारी जी कहते हैं, बिटिया, अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी। हमें पहले से ही सब कुछ तय करना होगा। कहाँ मेला लगेगा, कहाँ शिव की मूर्ति स्थापित करेंगे। आध्या कहती है, पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए अभी 2 हफ्तों का समय है। ये कहकर वो बाहर आ जाती है और घाट पर बैठ जाती है। वो सूरज की बिखरी हुई लालिमा को देखने लगती है, जो कि पानी में डूबती हुई बड़ी ही सुंदर लग रही थी। कुछ पल वहां बैठने के बाद वो अपनी गाड़ी आश्रम की तरफ मोड़ देती है। वो जाने से पहले अपने दादू को यहाँ से लेकर जाती थी। उसको पता था उसके दादू का मन नहीं लगता है घर में अकेले, तो वो उसके दादू को यहाँ ले आई। यहाँ की हरियाली और बच्चों की खिलखिलाहट कब उसके मन में बस गई, उसके दादू को पता ही नहीं चला। तब से वो यहाँ आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपना काम करके अपने कैबिन से निकलता है। तभी उसकी नजर लिफाफे पर पड़ती है। वो उस लिफाफे को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और अपने घर की तरफ चला गया। उसने देखा आज उनके लिविंग रूम में बड़ी चहल पहल थी। वो जाकर देखता है उसकी दादी और दादाजी आए हुए थे। वो कुछ दिनों के लिए बनारस गए हुए थे। वो जाकर अपने दादाजी के पैर छू लेता है और कहता है, आप कब आए दादू, आपने बताया भी नहीं। दादू कहते हैं, बरखुरदार, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है।
अगर तुम हमें सरप्राइज दे सकते हो तो हम क्यों नहीं? ऋषभ उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर वो अपनी दादी के पास जाता है और उनके पैर छू लेता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसकी दादी बोल पड़ती हैं। मैंने तेरे लिए बहू ढूंढ ली है। तेरे पास फोटो भी भेजी थी। बड़ी ही सोनी कुड़ी ढूंढी है मैंने। तुझे पसंद आई क्या? दादी की बात सुनकर